स्त्री जनन तंत्र के साथ साथ जो ग्रंथियां थी, उस ग्रंथि में स्तन ग्रंथि का चर्चा करता हूँ। स्तन ग्रंथि जो मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता, मानव में स्तन ग्रंथि मुख्य स्तनधारी की पहचान होती है। पुरुष और स्त्री दोनों में स्तन ग्रंथि पाई जाती है। फर्क ये होता है, पुरुष में निष्क्रिय होता है और स्त्री में सक्रिय होता है। स्तन ग्रंथि खास करके श्वेत ग्रंथि, जिसको आप कहते हैं श्वेत ग्लैंड, इसका वह रूपांतरित रूप है। इसको स्ट्रक्चर के साथ, इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ मैं डिटेल समझाने का कोशिश करता हूँ। स्तन ग्रंथि की मैं बात करूं, पुरुष स्त्री का मैं चर्चा कर रहा था, पुरुष में निष्क्रिय और स्त्री में सक्रिय होता है। प्रत्येक स्तन ग्रंथि को देखा जाए तो उसके अंदर के जितने भी संयोजी ऊतक है वह लगभग 15 से 20 पाली, 20 से 25 पाली में बटा होता है। ऐसे करके मैंने 3 लोब दिखा, 1 2 3, लेकिन ये अलग अलग देखा जाए तो लगभग 15 से 25, जो फिगर में समझाना संभव नहीं था। कहा था इसका जो उभरा हुआ वक्ष भाग में स्थित होता है, प्रत्येक स्तन एक जोड़ी होती है। इसका उभरा हुआ आगे का जो हिस्सा होता है उसको निप्पल कहते हैं। निप्पल के चारों ओर क्लर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वर्ण युक्त, उसको एरियोला कहते हैं, स्तन परिवेश कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा जाता है, इसका जो लोब है वह छोटे छोटे लोब्यूल्स में, पिंडक में बढ़ जाता है, अनेक पिंडक, और प्रत्येक पिंडक में मैं लोब्यूल्स बता रहा हूँ, अंगूर के गुच्छे के समान ग्रंथिल कोशिकाएं होती है, जिसको दुग्ध ग्रंथियां के नाम से या एल्वियोलाई के नाम जाना जाता है। ये ग्रंथियां दूध का स्रावन करती है। एक डक्ट, जो नलिका, छोटी छोटी डक्ट दिखा रहा हूँ, जिसको मेमरी डक्ट कहा जाता है, इससे होकर के एक बड़ी सी नलिका में आती है, जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। इस डक्ट के जरिए यह नलिका बाहर की ओर निकलती है। प्रत्येक नलिका, जिस तरह से स्तन में आपने कहा 15 से 20 या 25 पाली होती है, उसी तरह से 20-25 ये नलिका अलग अलग छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। यह स्तन के अंदर फैट बॉडीज यानी वसीय पिंड अधिक मात्रा में बने होने के कारण उभरा हुआ संरचना दिखता है। आइए मैं सभी चीज कंप्लीट किया, स्त्री और नर का जनन तंत्र। अब कैसे युग्मक बनते उस पर मैं चर्चा करूं, युग्मक जनन नेक्स्ट टॉपिक। आइए युग्मक बनने की प्रक्रिया बताऊं तो आप भी जानते हैं, लिंग कोशिका कहिए या युग्मक कहिए, जिसको गैमीट आप कहते हैं, जो ऑर्गेनिक संरचना होती है, इससे बनने की प्रक्रिया को एक नाम दिया युग्मक जनन। युग्मक जनन उत्पत्ति करना। युग्मक जनन की क्रिया जिस कोशिका में होती है उसको कहते हैं जर्म सेल्स, या आप कह सकते हो जनन कोशिका या जननी कोशिका। इसके द्वारा युग्मकों की उत्पत्ति होती है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती है और ये द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी प्रक्रिया संपन्न करती है और जिस क्रिया के फलस्वरूप युग्मक की उत्पत्ति होती है। खासकर यह क्रिया जनन में होती है। जनन, अगर याद हो, मैंने बताया था विरसन अंडाशय, नर में विरसन और मादा में अंडाशय, जो प्राथमिक जनन होता है, उसी में इस तरह की क्रियाएं होती है और उस अंग को जनन कहा जाता है। इस क्रिया में उत्पन्न युग्मक, जो युग्मक होते हैं वह अगुणित होते हैं। 2 तरह के युग्मक कहा जाता है। एक को आप नर युग्मक कहते हो। नर युग्मक को आप दूसरा नाम से जानते हो शुक्राणु, जिसको आप स्पर्म कहते हो। इस तरह से दूसरा युग्मक होता है, इसको आप मादा युग्मक कहते हो, जिसको आप दूसरी भाषा में अंडाणु भी आप बोलते हो, जिसको इंग्लिश में ओवा या ओवम कहते हो आप। खास करके इसी युग्मक की उत्पत्ति के आधार पर युग्मक जनन को 2 भागों में बांटा गया। एक को आप शुक्र जनन कहते हो और दूसरा को अंड जनन आप कहते हो। शुक्र जनन की क्रिया, जिसको इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, यह जो क्रिया होती है यह पुरुष यानी नर में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, शुक्राणु की उत्पत्ति, खास करके विरसन के अंदर जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से अगुणित शुक्राणुओं के उत्पत्ति होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया जो है खास करके एक विशेष प्रकार की विरसन में नलिकाएं होती है, जिसको आपने पीछे क्लास में पढ़ा था, शुक्रजनक नलिका। यह शुक्रजनक नलिका में यह क्रिया होती है। कौन सा क्रिया? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। यह पुरुष में लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होता है और यह आजीवन सतत लगातार यह जारी रहता है। यह क्रिया, इस क्रिया को समझाने के लिए अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन करना, जो कि स्ट्रक्चर के साथ मैं पूरा समझाता हूँ। शुक्र जनन की जो संपूर्ण प्रक्रियाएं होती है अलग अलग अवस्थाओं में संपन्न होती है। आपने तो ये जाना, यह शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ होती है? तो विरसन के शुक्रजनक नलिका में। इसमें अलग अलग अवस्था का मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा है बोर्ड पर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको आप पूर्णन अवस्था भी कहते हैं, ग्रोथ फेज, जिसको वृद्धि अवस्था भी कहते हैं, मैचुरेशन फेज, जिसको परिपक्वन अवस्था भी कहते हैं। इस तरह से अलग अलग अवस्था का मैं चर्चा किया, अलग अलग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले विरसन की जो जननिक कोशिकाएं होती है, उसे जो इसमें भाग लेगी उसे प्राइमोरियल जर्म सेल्स या आप प्रारंभिक जन कोशिका कह सकते हैं। ये द्विगुणित अवस्था में होती है।
इसमें लगातार कई बार अनेक समसूत्री विभाजन होता है। इसके कारण 1 से 2, 2 से 4 कई संख्या में बनती है सेल। ये सभी सेल द्विगुणित होती है, जिसको आप कह सकते हो स्पर्मेटोगोनिया, या आप इसको कह सकते हो शुक्रजन कोशिकाएं। काफी संख्या में बनती है और ये कोशिकाएं, शुक्रजन कोशिकाएं मदद करती है आपके कोष शुक्राणु को बनाने में। यहाँ पर जैसे स्टेप कंप्लीट हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी बार बार जो विभाजन करके अलग अलग कोशिकाएं बन रही थी, इसी को मल्टीप्लिकेशन फेज कहा गया। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आते हैं ग्रोथ फेज। इसी में से एक शुक्रजन कोशिका जो होती है, यह आकार अमाप में वृद्धि करती है, अपने अंदर पोषण को संग्रह करके, पोषक पदार्थ को संग्रह करके अपने आकार को बढ़ाती है। और बढ़ती हुई आकार जो कि द्विगुणित कोशिका है, जिसको आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नाम जानते हैं, या आप इसको कह सकते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका भी कह सकते हैं। इसी तरह से जैसे ही स्टेप कंप्लीट हुआ वृद्धि अवस्था, उसका मैचुरेशन, परिपक्वन, इस अवस्था में देखा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है या एक अर्धसूत्री 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज, प्रथम स्टेज, जैसे इसमें स्टेज में कंप्लीट करता है कि ये 2 एक समान छोटा कोशिका बनाता है। दोनों कोशिकाओं को आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक शुक्र कोशिका आप कह सकते हैं। ये दोनों अगुणित संरचना बनती है। लेकिन अर्धसूत्री का दूसरा फेज जैसे ही कंप्लीट होता है, सब 1 2 और 1 2 2 मिलाकर के 4 छोटे छोटे संरचनाएं में गोलाकार संरचना बनती है, जिसको स्पर्मेटेड्स या पूर्व शुक्राणु का आप कह सकते हैं। इस तरह से छोटा संरचना बनकर तैयार हुआ पूर्व शुक्राणु के स्पर्मेटेड्स। ये तीसरा स्टेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये कोशिकाएं सर्टोली सेल, याद अगर हो तो शुक्रजनक नलिका में 2 तरह की कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली सेल। अब यहाँ से सर्टोली सेल के संपर्क में जैसे ही जाता है, ये गोलाकार स्टेज अपना आकार बदलता है, आकार लंबा पतला संरचना बनाता है, इसको शुक्राणु कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जो रूपांतरण हो रहा है, इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्रकायांतरण या शुक्राणु जनन के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु बनकर तैयार हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्टेज में आप देख रहे हो, एक बार में एक प्राथमिक शुक्र कोशिका का आपसे पूछा जाए कितने शुक्राणु बनते हैं तो 4 बताएंगे। लेकिन अगर एक द्वितीयक शुक्र कोशिका से पूछा जाए तो आप हमेशा बोलेंगे 2। लेकिन प्राथमिक कोशिका से कितना टोटल? 4। इस तरह से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया संपन्न किया। आइए इसमें कौन कौन सा हार्मोनल नियंत्रण था इसको भी समझाऊं। आप शुक्राणु जनन प्रक्रिया को समझ रहे थे, लेकिन इसमें शुक्राणु जनन प्रक्रिया जो थी स्पर्मेटोजेनेसिस, खास करके कई तरह के हार्मोन द्वारा भी नियंत्रित होता है। अंतःस्रावी हार्मोन देखा जाता है उसमें, खास करके हाइपोथैलेमस, कभी आपने पढ़ा होगा ग्लैंड्स के बारे में। हाइपोथैलेमस से एक विशेष तरह के हार्मोन जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, खास करके जो गोनेडोट्रोपिन है, गोनेड्स की क्रिया को आप नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत जैसे ये एक्टिवेट करता है तो FSH-LH, यहाँ पर देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी का दूसरा नाम इंटरसेल्युलर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH कहा जाता है। दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इस तरह के हार्मोन को रिलीज करता है जो कि क्रिया को नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ एक और हार्मोन का चर्चा किया, एंड्रोजेंस, जिसको आप टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। 1 2 3 और 4 इस तरह के हार्मोन के द्वारा शुक्रजनन की संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रित होती है। लेकिन इसमें बना क्या? शुक्राणु। कैसा है? अगुणित संरचना। आइए शुक्राणु के स्ट्रक्चर को मैं कंप्लीट करके बताऊं। आइए मैं शुक्राणु का डिटेल स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं। शुक्राणु जिसको आप स्पर्म कहते हो, नाड़ीगुमक कहते हो, खास करके इसमें आप देखो ये अगुणित संरचना होती है। और यह देखा जाता है, अगर एक शुक्राणु की आप बात करें, लंबा, पतला, कसाविका युक्त यानी गतिशील संरचना, फ्लैजलैड होता है बाबू। और इसमें ये गतिशील संरचना, ये जो पूंछ है जिसका ये गति आराम से करता है, इसकी संरचना अगर देखा जाए तो 60 माइक्रोमीटर लंबा, लगभग 3.5 माइक्रोमीटर चौड़ा, ऐसा संरचना होता है। लंबा बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर दिखाने में अलग अलग भाग का चर्चा किया। सबसे ऊपर शीर्ष दिखा रहा हूँ। शीर्ष में अगर आप देखो सेंटर में एक केंद्रक है बड़ा सा और चारों ओर से जीव द्रव घेरे हुए हैं। इसके ऊपर अग्र सिरे पर, शीर्ष के ऊपरी सिरे पर आप देखो एक कैप के समान, टोपी के समान संरचना है, जिसको अग्र पिंडक मैंने लिखा है। यह गोल्जी बॉडी जिससे यह बना होता है उसका नाम है गोल्जी बॉडी। सेल के पार्ट से गोल्जी बॉडी से बना संरचना होता है। इसके अंदर लाइसोजाइम भरे रहते हैं जो तोड़ने का काम करता है। लाइसोजाइम के रूप में हाइड्रोलिनरेज या जोनालाइसिन, जिसको स्पर्म लाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसमें भरा होता है, जो कि आगे निषेचन वक्त अंडाणु के लेयर को तोड़कर निषेचन क्षमता प्रदान करता है। आइए शीर्ष भाग के बाद एक नेक रीजन है, दूसरा पार्ट ग्रीवा, जिसमें मैंने एक संरचना दिखाया। 2 तारककाय होते हैं, खास करके तारककाय जो कि
एक पतली सी संरचना जो जाती है इसको अक्षीय तंतु या एक्सोनियम कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट आप इसका अगर देखो मध्यखंड, जो कि आप दिख रहा है मध्यखंड में एक विशेष संरचना माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन से आपने सीखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है और यहाँ भी ऊर्जा गति के लिए प्रदान करता है, सहायता मिलता है। सबसे लास्ट पार्ट है लंबा पतला पूंछ के समान, जो कि गति में मदद करता है। पूंछ जो कि सबसे अंतिम पार्ट लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग इसका होता है शुक्राणु का। ये संरचना मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैं बताऊं, जब शुक्राणु बनकर तैयार हो जाता है, कहा जाता है प्रत्येक वयस्क मानव, वयस्क नर में प्रत्येक दिन अप्रॉक्स 10 to the power 12 to 10 to the power 13 की संख्या में शुक्राणु का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है शुक्राणु निर्माण होने के पश्चात जब यह परिपक्व हो जाता है तो निषेचन के लिए तैयार होता है। तो निषेचन के लिए तैयार यानी उस क्षमता को एक नाम दिया गया है कैपेसिटेशन। आपसे कोई पूछता है कैपेसिटेशन क्या है, स्तनधारियों में शुक्राणुओं का निषेचन के रूप में निषेचन के लिए तैयार होना, निषेचन के लिए प्रिपेयर्ड होना कैपेसिटेशन कहलाता है। एक और वर्ड आपका आता है स्पर्मिएशन, खास करके इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं वेड़ियसेचन। आपने अभी देखा शुक्राणु कहाँ बना, शुक्रजनक नलिका में। तो शुक्रजनक नलिका से शुक्राणुओं का रिलीज होना, मोचित होना क्रिया क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। इस तरह से मैंने नर के युग्मक का चर्चा किया। अब मादा का चर्चा करूं, मादा जनन तंत्र भी कंप्लीट किया, तो मादा का युग्मक बनने की क्रिया नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।